गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट आसनसोल। आज का डेट है 8 जनवरी 2026 और आज हम द हिंदू का एक बहुत क्रिटिकल एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं, लेटर अगेंस्ट द स्पिरिट। ये टॉपिक पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा है, लेकिन हमारा मेन फोकस इंग्लिश वोकेबुलरी पर होगा। आज के सेशन में हम कवर करेंगे टॉप 6 डिफ़िकल्ट वर्ड्स विथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब जो कि इस एडिटोरियल में यूज़ हुए हैं, रूट वर्ड्स टेक्निक और फाइनली एडिटोरियल का पूरा एनालिसिस हिंदी में। पेन और नोटबुक रेडी रखिए क्योंकि आज के वर्ड्स एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ के लिए गोल्ड है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले लेट्स ब्रेक डाउन द वोकेबुलरी। आज का हमारा पहला वर्ड है डिसएनफ्रेंचाइज, जिसका हिंदी मीनिंग है मताधिकार से वंचित करना या फिर वोट देने के अधिकार से रोकना। चलिए अब इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। डिसएनफ्रेंचाइज का सिनोनिम्स है, पहला डिप्राइव यानी कि वंचित करना, दूसरा है बार यानी कि रोकना, तीसरा है मार्जिनलाइज यानी कि हाशिए पर डालना, फोर्थ है एक्सक्लूड यानी कि बाहर रखना। अब एंटोनिम्स जानते हैं। एनफ्रेंचाइज यानी कि मताधिकार देना। अगर डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब मताधिकार से वंचित करना होता है या फिर कोई भी अधिकार से रोकना होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा यही होगा ना कि उसको नहीं रोकना या मतलब कि उसको मताधिकार देना। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? एनफ्रेंचाइज यानी कि मताधिकार देना। दूसरा क्या है एंटोनिम? एम्पावर यानी कि सशक्त बनाना। ऑथराइज करना मतलब कि अधिकार देना। परमिट करना, इसका मतलब भी अनुमति देना ही होता है। नेक्स्ट हमारा सेकंड वर्ड है आर्बिट्ररी। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग है मनमाना या फिर बिना किसी तर्क के। रैंडम डिसीजन विदाउट लॉजिक। इसका सिनोनिम क्या है? रैंडम यानी कि यादृच्छिक या फिर बेतरतीब। दूसरा है कैप्रिशियस यानी कि सन की जो थोड़ा सन की टाइप का होता है ना, वो भी बिना कुछ सोचे समझे ही जो है कोई भी डिसीज़न ले लेता है, मतलब कि रैंडमली कोई भी डिसीज़न ले लेता है विदाउट एनी लॉजिक। तीसरा है इरेटिक यानी कि अनियमित। फोर्थ है विम्सिकल यानी कि अस्थिर। अब आते हैं एंटोनिम्स के तरफ। अगर आर्बिट्ररी का मतलब विदाउट लॉजिक का कुछ डिसीजन हुआ, तो उसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम क्या होगा? लॉजिक वाला सेंस बनाएगा, यानी कि रैशनल, तर्क संगत। सेकेंड है लॉजिकल यानी कि तार्किक। थर्ड है कंसिस्टेंट यानी कि स्थिर। एंड फोर्थ है रीजन्ड यानी कि विवेकपूर्ण। हमारा थर्ड वर्ड है स्ट्रिंजेंट यानी कि कठोर या फिर सख्त, मतलब कि स्ट्रिक्ट रूल्स और लॉज। इसका सिनोनिम्स क्या है? स्ट्रिक्ट मतलब कि सख्त, रिगोरस यानी कि कड़ा, सिवर यानी कि गंभीर या फिर कठोर, ड्रैकोनियन यानी कि अत्यंत कठोर। अब अगर कोई कठोर है तो उसका अपोजिट क्या होगा? सॉफ्ट। इसका एंटोनिम क्या हो गया? लेनिनेंट यानी कि उदार, फ्लेक्सिबल लचीला, लैक्स ढीला, माइल्ड यानी कि हल्का। हमारा फोर्थ वर्ड क्या है? ऑनरस। ये ऑनरस जो वर्ड है ये मैंने पिछले सिनोनिम्स की क्लास में करवाया था। ऑनरस वर्ड, ऑनरस का सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ऑनरस यहाँ पे भी है। ऑनरस का हिंदी मीनिंग क्या हो गया? कष्टदायक या फिर बोझिला, मतलब कि समथिंग डिफ़िकल्ट टू बियर। इसका सिनोनिम्स क्या हो गया? बर्डनसम यानी कि बोझिल, एर्डुअस यानी कि कठिन, हैवी यानी कि भारी, टैक्सिंग यानी कि थकाऊ। अब अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बोझ है तो उसका अपोजिट क्या होगा? हल्का। तो उसका एंटोनिम क्या होगा? इजी यानी कि आसान। नेक्स्ट एफर्टलेस यानी कि प्रत्यंतहीन। थर्ड लाइट यानी कि हल्का। एंड फोर्थ सिंपल यानी कि सरल। नंबर फिफ्थ पर्च। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? शुद्धिकरण या फिर निकाल देना, रिमूव अनवांटेड पीपल और थिंग्स। इसका सिनोनिम्स क्या है? एलिमिनेट मतलब कि हटाना, इरेडिकेट यानी कि उन्मूल करना, क्लींस यानी कि साफ़ करना, एक्सपेल यानी कि निष्कासित करना। इसका एंटोनिम्स क्या हुआ? रिटेन यानी कि बनाए रखना, कीप मतलब रखना, होल्ड मतलब पकड़े रहना, रिहेबिलिटेट मतलब कि पुनर्वास करना। पर्च का मतलब अगर कोई भी चीज़ निकाल देना होता है तो उसका उल्टा क्या होगा? उस चीज़ को रखना। तो उसी का एंटोनिम ये सब है।
हमारा लास्ट वर्ड आज का है स्क्रूटनी। इसका हिंदी मीनिंग क्या है? छानबीन या फिर सूक्ष्म जांच, मतलब कि केयरफुल एग्जामिनेशन, जिसका सिनोनिम क्या है? इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच, एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, ऑडिट यानी कि लेखा जोखा। इसका एंटोनिम क्या है? ग्लेंस यानी कि सरसरी नज़र, नेग्लेक्ट यानी कि उपेक्षा, डिसरिगार्ड यानी कि अवहेलना, ओवरसाइट यानी कि चूक। अब आते हैं फ्रेजल वर्ब पे। इस पैराग्राफ में हमारा पहला फ्रेजल वर्ब है स्ट्रक ऑफ, जिसका मीनिंग है लिस्ट से नाम हटाना। फॉर एग्जाम्पल हिज नेम वॉज स्ट्रक ऑफ द रोल्स। दूसरा फ्रेजल वर्ब है वाइप्ड अप, जिसका मीनिंग है इमोशंस या डर को भड़काना, जिसका एग्जाम्पल द पॉलिटिशियन वाइप्ड अप द क्राउड। क्लियर? ये टॉपिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई और वोटर राइट्स पर आधारित है। लीडर का मतलब है कानून के लिखे हुए शब्द और स्पिरिट का मतलब है कानून की मूल भावना यानी कि इंटेंशन। अब आते हैं हेडलाइन पे। द इलेक्शन कमीशन मैंडेट इज़ टू इंश्योर नो इंडियन इज़ डिसफ्रेंचाइज्ड, यानी कि चुनाव आयोग का मुख्य आदेश यानी कि मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है आदेश, मुख्य आदेश, ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी भारतीय नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित यानी कि डिसफ्रेंचाइज्ड ना हो। हमारा पहला लाइन है पैराग्राफ का, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई हैज़ टोल्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू ensure that only citizens are enrolled as voters and that no foreigner makes it to the electoral rolls। यानी कि ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि ये उसका संवैधानिक कर्तव्य है कि केवल देश के नागरिक ही वोटर बने और कोई भी विदेशी वोटर लिस्ट में शामिल ना हो सके। इवन अ सिंगल फॉरेनर कैन नॉट बी अलाउड टू एग्जिस्ट ऑन द वोटर लिस्ट, द ईसीआई आर्ज्ड। ईसीआई ने तर्क दिया कि वोटर लिस्ट में एक भी विदेशी का होना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। द ECI इज़ डिफेंडिंग इट्स ऑन गोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी कि SIR। अभी जो प्रोसेस चल रहा है SIR, उसका फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन, विच हैज़ स्ट्रक ऑफ मिलियंस ऑफ नेम्स ऑफ वोटर्स। स्ट्रक ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब है। स्ट्रक ऑफ का मतलब मैंने बताया है कि स्ट्रक ऑफ का मतलब होता है लिस्ट से नाम हटाना। ठीक है। ईसीआई अपने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR का बचाव कर रहा है, जिसके तहत लाखों वोटरों का नाम लिस्ट से काट दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, द कंसर्न्स रेज्ड बाय ऑल अपोजिशन पार्टीज relate to the evident burden and harassment being caused to ordinary citizens in having to prove their existence and identity। विपक्षी दलों और जानकारों की चिंता ये है कि इस प्रक्रिया में आम नागरिकों को भारी बोझ और उत्पीड़न यानी कि हैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान साबित करने के लिए बार बार सबूत देने पड़ रहे हैं। Nobody has asked for the inclusion of any foreigner or for keeping electoral rolls as they are today faultily। राइटर कहते हैं कि कोई भी ये नहीं कह रहा है कि विदेशियों को शामिल करो या गलत लिस्ट रखो, हम भी चाहते हैं लिस्ट साफ हो। The maximum that no amount of escaped criminal justifies the punishment of a single innocent person has risen in this context। यहाँ एक कानून का सिद्धांत लागू होता है, भले ही 10 अपराधी बच जाए लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। यानी विदेशी को पकड़ने के चक्कर में किसी असली भारतीय का नाम कटना नहीं चाहिए। और मे बी द फॉरेनर पैरानोया इज़ बीइंग वाइप्ड अप एज अ फैकेट फॉर पोलराइजेशन। या शायद विदेशी घुसपैठ का ये डर यानी कि पैरानोया का मतलब होता है डर, जानबूझकर भड़काया जा रहा है। वाइप्ड अप का मतलब भड़काना होता है, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया फ्रेजल वर्ब में। ताकि इसके पीछे, फैकेट का मतलब होता है इसके पीछे समाज का ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन या फिर बंटवारा किया जा सके। That article 324 grants the ECI independent control is not contested। यानी कि अनुच्छेद 324 ECI को स्वतंत्र पावर देता है, इस पर कोई विवाद नहीं है। The litmus test of an electoral process is whether the side that loses still trusts the process। किसी भी चुनाव प्रक्रिया की असली परीक्षा ये है कि जो पार्टी चुनाव हारती है क्या उसे भी उस प्रक्रिया पर भरोसा है।
Unfortunately for India, the current ECI has its priorities turned on their head when it frames its constitutional duty as the removal of foreigners and not the enrollment of every Indian citizen. Turned on their head ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है उल्टा कर देना। दुर्भाग्य से ECI ने अपनी प्राथमिकताएं उल्टी कर दी है। उसे लगता है उसका मुख्य काम विदेशियों को हटाना है, जबकि उसका असली काम हर भारतीयों को शामिल करना होना चाहिए। Chasing the last foreigner, it is misreading the later and ignoring the spirit of its constitutional duty. आखिरी विदेशी को पकड़ने के पीछे भागते हुए ECI कानून के शब्दों यानी कि लेटरों को गलत पढ़ रहा है और संविधान की भावना यानी कि स्पिरिट को नज़रअंदाज कर रहा है। तो दोस्तों, इस एडिटोरियल का समरी या कंक्लूशन यही है कि ECI का काम सिर्फ नाम काटना नहीं बल्कि नाम जोड़ना भी है। फॉरेनर्स के नाम काटने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम इंडियंस के नाम ही कट जाएं। अगर सफाई अभियान के चक्कर में असली नागरिक परेशान होते हैं तो ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। आर्टिकल 324 का इस्तेमाल निष्पक्ष चुनाव के लिए होना चाहिए, ना कि लोगों को डराने के लिए या फिर लोगों को परेशान करने के लिए होना चाहिए। ये था हमारा आज का कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है आपको लेटर वर्सेस स्पिरिट का कंसेप्ट समझ में आया होगा और आज के एडिटोरियल से हमने सीखा कि जस्टिस सिर्फ कानून में नहीं बल्कि सही डिसीज़न लेने में है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। हमारा आज का क्वेश्चन है, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन नंबर बी इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन नंबर सी फाइनेंस कमीशन। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।